हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। मुगल कौन थे, कैसे भारत में आए, कहाँ कहाँ उनका साम्राज्य फैला, कौन कौन मुगल साम्राज्य के शासक हुए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सो आइए हम चलते हैं मुगल साम्राज्य पर चर्चा करने के लिए। मुगल साम्राज्य का पहला शासक जो था बाबर। बाबर कौन था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 कहाँ हुआ था? फरगना, जो कैपिटल थी समरकंद। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। मिर्जा का अर्थ होता है लायन, शेर। तैमूर वंश से संबंधित था। माता का नाम कुलतुगनिगार खानम। संबंधित थी चंगेज खां के वंश से। 14वां वंशज था माता के पक्ष की ओर से 14, और 5वां वंशज था पितृपक्ष की ओर से। इसलिए बाबर की धमनियों में दो महान वंशों का खून दौड़ रहा था। बाबर का पिता जो उमर शेख मिर्जा था, वह फरगना का शासक था। फरगना राजधानी थी समरकंद की। संयोग से बाबर के पिता की मृत्यु 1194 ईस्वी में हुई। 1494 ईस्वी में हो गई। बाबर के पिता की मृत्यु कैसे हुई? इसमें बाबर अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, बाबरनामा, या तुझके बाबरी, तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, टर्किश। लिखी थी बाबर ने स्वयं लिखी थी अपनी। बाबरनामा में लिखता है कि मेरे पिताजी को कबूतरबाजी का शौक था। कबूतरबाजी एशिया का बहुत ही प्राचीन खेल है, जिसमें 4-5 पार्टियां मिलकर शर्त लगाते थे कि जिसका कबूतर लेट आएगा वह विजेता माना जाएगा। एक दिन बाबर के पिताजी छत पर कबूतरों को दाना डाल रहे थे और छत का परपोटा टूट गया और बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्जा हजारों फीट खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
और 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। कितनी उम्र थी? 11 वर्ष की उम्र। इतनी छोटी सी उम्र में गद्दी संभाली फरगना की बाबर ने। तो इसका सबसे पहला दुश्मन, इसका पहला शत्रु शाहबानी उज़्बेक, जिसकी निगाह थी फरगना पर। वह फरगना को हासिल करना चाहता था क्योंकि फरगना समरकंद की राजधानी थी। समरकंद उस टाइम बहुत फेमस था। समरकंद क्यों फेमस था? समरकंद वाज ए मार्केट प्लेस, समरकंद वाज ए मार्केट प्लेस और रूट। इसलिए उसने बाबर पर आक्रमण किया और बाबर युद्ध में हार गया। इसी समय एक बहुत फेमस युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था सरायपुल का युद्ध। सरायपुल का युद्ध कब लड़ा गया? 1502। किस के बीच? बाबर वर्सेस शाहबानी उज़्बेक। विजेता कौन हुआ? शाहबानी उज़्बेक। बाबर के लिए परिस्थिति ऐसी थी, अगर बाबर फरगना जीतता था तो समरकंद हार जाता था, और समरकंद जीतता था तो फरगना हार जाता था। बाबर 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? काबुल का। काबुल का शासक बना। जो ये शाहबानी उज़्बेक था, इसने भी एक गलती कर दी। इसने अपने एक पड़ोसी राजा से दुश्मनी मोल ले ली। इसके पड़ोसी राजा ने ये कहा कि जब तक मैं शाहबानी उज़्बेक की खोपड़ी में शराब न पी लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। शाहबानी हार गया और शाहबानी को ढूंढकर मारा गया, और उसका सिर को काटकर, उसकी खोपड़ी को उतारकर, उस पे एक सोने का आवरण चढ़ाकर उसमें उस पड़ोसी राजा ने शराब पी। 1507 ईस्वी में बाबर ने उपाधि ली कहीं की? बादशाह। अब बाबर बादशाह कहलाएगा। इसलिए कोई सवाल पूछे भारत का पहला बादशाह कौन था, तो वो है बाबर। अब बाबर का नाम होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। बाबर के लिए परिस्थितियां लगी रही थी कि बाबर समरकंद जीतता, फरगना हार जाता, और फरगना जीतता तो समरकंद हार जाता। बाबर के ये दिन ऐसे चल रहे थे कि इतनी गरीबी बाबर के पास, बाबर पे आ गई थी कि वह अपनी रानियों को भीख मांगकर खिला रहा था। तो उसने एक फकीर से पूछा, 111 साल के एक फकीर से पूछा, ए फकीर, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? तो उस फकीर ने उसे बताया कि जैसे तेरे पहलों ने किया है वो कर। मैंने तैमूर और चंगेज खां के बारे में सुना है कि वे भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ से धन लूट कर लेकर आते थे, इसलिए तू भी वही कर जो तेरे पहलों ने किया है। इससे उत्साहित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की सोची। जब वह काबुल का राजा बना तो एक दरबारी अमीर ने उसे कहा कि ईश्वर या अल्लाह ने आपको काबुल तक लाकर खड़ा कर दिया है,
इसलिए मोहम्मद और अल्लाह की इच्छा है कि आप भारत में जाएं और मूर्ति पूजा का विनाश करें। इससे उत्साहित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की सोची। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इन्वेजन एट इंडिया में भेरा बाबर के पहले आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी। दीपालपुर का सूबेदार दीपालपुर आलम खान लोधी। आलम खान आलम खान लोधी, ये दोनों चाचा थे इब्राहिम लोधी के। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर भेरागढ़ पे आक्रमण किया। 1519 में बाजौर पर आक्रमण किया। बाजौर पर आक्रमण किया जिसमें वह विजयी रहा। बाबर ने 1519, 1520, 1524 तक भारत पर 4 बार आक्रमण किए और 1526 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया जो इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। चलो अब हम चर्चा करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध पर कि पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे, क्यों लड़ा गया और क्या क्या परिणाम हुए। इब्राहिम लोदी के जो चाचा था दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, वे चाहते थे कि बाबर जैसे तैमूर जैसे भारत को लूटकर वापस चला गया था, उन्होंने सोचा कि बाबर भी ऐसे ही लूट मार करके वापस चला जाएगा। इसलिए उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की आज्ञा, भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा। इसी समय राजस्थान में मेवाड़ नामक स्थान पर एक राजपूत राजा राज करता था जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह, इसे राणा सांगा भी कहते हैं। राणा सांगा कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। इसने भी यही सोचा था कि बाबर भी तैमूर की तरह लूट मार करके वापस चले जाएगा, तो इसने भी बाबर को निमंत्रण दिया दिल्ली पर आक्रमण करने का। यह स्वप्न देख रहा था कि जैसे तैमूर लूट कर वापस चला गया, वह बाबर भी वैसे चला जाएगा और भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना होगी। लेकिन इसने बाबर के मंसूबों को पहचान लिया और यह युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना लेकर ही नहीं गया। इब्राहिम लोदी जो बिल्कुल हठी स्वभाव का था और एक मुसलमान बादशाह होने के बावजूद क्लीन शेव रहता था। वह क्लीन शेव क्यों रहता था? इतिहासकारों का अलग अलग मत था कि वह लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्लीन शेव रहा करता था। इब्राहिम लोदी एक अयोग्य और दुर्बल राजा था। 21 अप्रैल 1500
26 को पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत कहां पड़ेगा? ये एक नदी बह रही है जिसका नाम है यमुना। और ये है पानीपत। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पत्ती का प्रयोग किया। तुलगुमा पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैंक पार्टीज। इब्राहिम लोदी का साथ इस युद्ध में एक मालवा का राजा दे रहा था जिसका नाम था विक्रमाजीत। बाबर ने यहां अपनी तोपें लगवाई, जो तोपों की संख्या थी 700। इनके सामने बैलगाड़ी लगाई जिनकी संख्या थी 1400। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि मेरे पास 12,000 सैनिक, 800 और अलग से सैनिक, 12,000 घुड़सवार और 800 अलग से सैनिक थे, 700 तोपें थी। और बाबर ने यहाँ पे एक खाई खुदवाई और इब्राहिम लोदी की सेना थी इस साइड। बाबर ने 21 अप्रैल से पहली रात को एक सेना इधर से भेजकर इधर आक्रमण किया। इस सेना को इब्राहिम लोदी की सेना ने खदेड़ दिया। इस घटना को इतिहास में नाम दिया जाता है सब खून। सब खून। सब माने होता है रात। सब खून पूछा जाता है बार बार कि सब खून क्या था। इससे उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि हाथियों को शराब पिलाई जाए। लेकिन जब सुबह हुई और 10 बजे सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ तो यह सेना आगे बढ़ने लगी। पहले आगे हाथी, उनके पीछे घुड़सवार और उनके पीछे पैदल सेना थी। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। जब ये हाथी मदमस्त होकर चल रहे थे शराब के नशे में, जब इन्होंने आगे खाई को देखा तो ये उल्टे पलटते ही इनके पीछे थे घुड़सवार पलटे तो इनके पीछे थी पैदल सेना, जो एक दूसरे को कुचलती गई। और जो इधर अपनी ये तुलगुमा पद्धति वाली एक सेना तैयार कर रखी थी, तो बाबर ने जाके इधर से इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया और बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया और इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, मेरा मुश्किल काम आसान हो गया और शत्रु की सेना आधे दिन में ही खत्म हो गई। बाबर के बाद एक सेना को लेकर हुमायूं को दिल्ली भेजा। हुमायूं ने दिल्ली में जाकर राज खजाना जितना था उस पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस जीत से उत्साहित होकर, बाबर ने कुछ तो किया होगा भाई इस जीत से उत्साहित होकर, बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था, पानीपत में एक मस्जिद बनवाई। क्या मस्जिद का नाम था? काबुली मस्जिद। काबुली मस्जिद। बाबर को बागवानी का भी शौक था, इसलिए उन्होंने एक बाग लगवाया, काबुली बाग। काबुली बाग। बाबर ने इस जीत के बाद
अपने बेगों और उजबेगों को इब्राहिम लोदी की हरम की औरतों के साथ शादी करने का हुक्म दिया। बाबर ने इस जीत के बाद एक एक चांदी का सिक्का काबुल के निवासियों को दिया। काबुल उसको बहुत प्यारा था क्योंकि सबसे ज्यादा समय उसका काबुल में ही बीता। वह कहा करता था अपने दरबारियों से कि जब भी मैं मरूं तो मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, इसलिए उसको काबुल बहुत प्यारा था। जब उसने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया तो काबुल के निवासियों ने उसे कहे का किस चीज का टाइटल दिया? कलंदर। कलंदर का मतलब होता है कलंदर। कलंदर कलंदर का मतलब होता है दानवीर। अब से बाबर क्या कहलाएगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। ठीक है। लेकिन इसके बाद भारतीय इतिहास का एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया। सन 1527 ईस्वी में। क्यों लड़ा गया? इसका कारण था कि जब राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और फिर राणा सांगा ने अपनी सेना ने भेजी, क्योंकि बाबर के मंसूबों को वह पहचान चुका था कि बाबर वह नहीं है कि लूट मार करके वापस चला जाएगा, वह तो बल्कि बाबर इस देश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आया है, इसलिए वह अपनी सेना नहीं भेजी। इसलिए बाबर राणा सांगा से बहुत नाराज था। इसलिए बाबर ने राणा को सबक सिखाने की सोची और 1527 स्थान खानवा कहाँ पड़ेगा? आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा राजस्थान में पड़ता है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मेरी सेना राणा संग्राम सिंह की सेना से 1/3 थी। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इधर राजपूत की सेना यानी राणा संग्राम सिंह की सेना, राणा सांगा की सेना लगी हुई थी और इधर बाबर ने अपनी सेना लगाई। और बाबर ने एक रिजर्व सेना 25,000 की सेना इधर रोक ली। इस सेना का बस ये काम था कि अगर बाबर की सेना युद्ध में हारती हुई देखिए तो इस सेना का बस ये काम था कि बाबर को जिंदा या मुर्दा काबुल तक पहुंचाना। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दे रहा था महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। ब्रदर्स ऑफ इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। शुरू में ऐसा लगता था, जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ तो शुरू में ऐसा लगता था कि मुसलमान इस युद्ध में हार जाएंगे। बाबर के सैनिक युद्ध से भाग रहे थे तो बाबर ने वहीं पर एक जबरदस्त भाषण दिया जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा कि यह काफिरों का देश है, हमें यहाँ इस्लाम की सत्ता स्थापित करनी है। आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, कुरान की कसम, जीत हमारी होगी। यह जबरदस्त भाषण सुनते ही, इसलिए बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा। किस युद्ध को धर्म युद्ध कहा? खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध यानी जेहाद का नाम इसी युद्ध को दिया कि हम जेहाद करेंगे। जब सबसे बड़ी गलती राणा सांगा से इस युद्ध में यह हुई कि राणा सांगा ने अपनी कोई भी रिजर्व सेना नहीं रखी और सारी की सारी सेना एक साथ ही युद्ध में उतार दी, जबकि बाबर के पास एक रिजर्व सेना थी 25,000 की।
जब बाबर के सैनिक पीछे हट रहे थे तो बाबर ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेते हुए, जिस सेना का काम था कि अगर ये सेना युद्ध में हार गई तो बाबर को जिंदा या मुर्दा काबुल तक वापस ले जाना है, लेकिन बाबर ने भी इस सेना को युद्ध में उतार दिया। जो सैनिक बुरी तरह थक चुके थे वे एक रिजर्व सेना जो आराम से बैठी हुई थी उस सेना का कैसा मुकाबला करते, और राणा सांगा की सेना उथल पुथल हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसलिए बाबर ने एक हारते हुए युद्ध को जीत लिया, और इस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सरों का एक स्तूप बनवाया और उस पर बैठकर गाजी की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला, डेस्ट्रॉयर ऑफ नॉन मुस्लिम्स, गाजी। अब से बाबर को कहा जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। जो राजपूत इस युद्ध से भागे वे जाकर कहां जमा हो गए? चंदेरी के किले में। चंदेरी के किले में। चंदेरी कहां पड़ेगा? मेवात, मॉडर्न टाइम अलवर, राजस्थान में। जब ये चंदेरी के किले में ये सेना इकट्ठी हो गई, जो भी ये सैनिक इकट्ठे हो गए, तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, जो राजपूत था। मेदिनी राय, मेदिनी राय चंदेरी का शासक। पंद्रह सौ अट्ठाईस ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ा गया। इसमें बाबर के सैनिकों ने सबसे पहले जौहर को देखा। जौहर क्या होता है? जौहर वो होता है कि एक पति का जिंदा रहते हुए उसकी पत्नी जौहर कर ले अपनी आत्मरक्षा के लिए। जौहर यानी आग में कूद जाए, खुद को अग्नि में समाहित कर देना। बाबर ने यह युद्ध भी जीत लिया। इसके बाद बाबर ने एक निर्णायक युद्ध लड़ा 1529 में, घाघरा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? बाबर वर्सेस महमूद लोदी, घाघरा का युद्ध। घाघरा कहां पड़ेगा? पटना के पास। घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। चंदेरी के युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। चंदेरी के युद्ध में एक सैनिक जो बाबर की तरफ से लड़ रहा था उसका नाम था फरीद या शेर खां। वह बाबर की नजरों में आ गया। बाबर उसको देखकर कहता था कि मुझे क्यों लगता है कि यह मुगलों के लिए खतरा साबित होगा। जब यह सूचना शेर खान को मिली तो उसने भागने की सोची, और वह भागते भागते यह बोला सैनिकों से कि अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया तो कि मैं मुगलों को भारत के बाहर खदेड़ दूंगा। चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत हुई, और अगले ही साल 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जो युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई।
इसके 1 साल बाद बाबर की मृत्यु हुई। इसके 1 साल बाद बाबर की मौत हो गई। बाबर की मौत के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम लिखती है कि जब बाबर पानीपत की जीत का जश्न मना रहा था, उसको एक हल्का जहर दिया गया। किसने दिया था? इब्राहिम लोदी की मां ने। उस जहर का असर था कि बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन गुलबदन बेगम यह भी लिखती है, लेकिन उसके दरबारी अमीर जो थे वे भी, उनसे पता चलता है गुलबदन बेग यार थोड़ा सा टॉपिक 1523 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं। बाबर की लड़की गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं नामा में लिखती है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था, जिसके असर से बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन अरस्किन और बेवरेज इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर मदिरा का आदी था, जिससे लीवर क्लोसिस की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन एक और स्रोत से हमें पता चलता है कि बाबर सीकनेस ऑफ हुमायूं, सीकनेस ऑफ हुमायूं, हुमायूं उस टाइम बहुत बीमार था। और जो हुमायूं की मां थी माहिम बेगम, जब हुमायूं बहुत बीमार चल रहा था तो हुमायूं की मां माहिम बेगम और बाबर की पत्नी ने कहा, हे बाबर, तेरे लिए ये बहुत से पुत्रों में से होगा, लेकिन मेरा तो ये इकलौता पुत्र है। तो बाबर ने उसी समय कहा, हे अल्लाह, इसकी बीमारी को ठीक कर दे और इसकी जिंदगी की जगह मेरी जिंदगी ले ले। कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा और एकदम से वह ठीक हो गया। और उसके दरबारियों ने बाबर को याद दिलाई कि तुमने कसम खाई थी कि जब हुमायूं ठीक हो जाएगा तो मैं उसके बदले में मेरी जिंदगी ले लो। तो बाबर ने सफेद वस्त्र पहने, सफेद रंग के कपड़े पहने और कफन लिया और एक कमरे के अंदर बंद हो गया और 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। बाबर की मृत्यु 1530। बाबर भारत के बारे में लिखता है कि भारत एक अजीब देश है। यहाँ के लोग कम कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दी आते आते रजाई, ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। भारत के लोग एक अजीब फल खाते हैं जिसका नाम आम है, जो चूसकर और काटकर खाते हैं। इसके बाद 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में हुमायूं भारत का शासक बना। बाबर को पहले आगरा के पास कहाँ दफना गया? आरामबाग, ब्रीड ब्यूरियल आरामबाग, आगरा के पास जगह है आरामबाग। जब बाबर की मृत्यु हुई तो परिस्थितियां ऐसी थी कि काबुल तक उसको ले जाना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे आरामबाग में दफना दिया। जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो उसके बाद उसको काबुल में दफनाया। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको 2 बार दफनाया गया, तो वह बाबर था। पहले आरामबाग, फिर काबुल। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।